हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. चलिए अगर ठीक है। करें स्टार्ट हम। आपने इनके ग्रुप में ये लिंक डाल दी थी ना? जीशान है यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पेस्टिंग लेमा। ठीक है, मैं थोड़ी सी मोटिवेशन पहले आपको उसकी दूंगा। आप क्या करें, आप ये सिनेरियो को देखिए। यू कंसिडर द सिनेरियो, सपोज आई हैव अ फंक्शन f(x) which is given by, suppose f(x) is इसे आप देखिए x square, where x comes from the interval -1 to 0। ठीक, और इसके बाद you consider another function g, which is whose rule is given by this, so gx is suppose x to the power 4, where x comes from interval, closure interval 0 to 1। ये दो functions आप देखिए, they are both continuous functions है ना, because they are polynomials। आप इनके डोमेन्स को नोटिस करिए। f का जो डोमेन है इट्स -1 to 0, whereas जो g है इसका जो डोमेन है इट्स 0 to 1। ठीक, इनके डोमेन्स कहाँ इंटरसेक्ट, क्या इनके डोमेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं f और g के? हाँ, इंटरसेक्शन हो रहा है। 0 इज द कॉमन पॉइंट। 0 दोनों में है, डोमेन ऑफ f एज वेल एज डोमेन ऑफ g में। और 0 पर अगर आप देखेंगे दीज टू फंक्शंस दे अग्री, कर रहे एग्री वहाँ। व्हाट इज f ऑफ 0? It will be 0, and what is g of 0? It will be 0, so f and g they agree। अब अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे, h of x equal, इसको मैं पीस वाइज मैनर में डिफाइन कर रहा हूँ। Suppose it is x square, if x comes from -1 to 0,
and suppose it's x to the power 4 if x comes from 0 to 1। ये फंक्शन अब हम देखें। अगर f का डोमेन देखा जाए इट इज -1 to 0। अगर g का डोमेन आप देखेंगे इट इज 0 to 1। और अगर h का डोमेन आप देखेंगे इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ तो क्लियर दैट डोमेन इज -1 to 1। अब इस h को आप देखिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इज इट कंटिन्यूअस और नॉट? Continuous at 0. It is continuous everywhere in the domain -1 to 1। Not just at 0, ये हर जगह continuous है। -1 1 में ये हर जगह continuous है। Now let me ask you something more. Is there any connection between this h and these two functions, f and g? है कोई कनेक्शन इस h में और इन दो फंक्शंस के दरमियान? It appears as if this function h, अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे, it is x square and x power 4, x square is f, x power 4 is g, so it appears that as if this h has been obtained by gluing together this function f and this function g। ये दो फंक्शंस को हम एक समझ जाए जैसे मतलब है जोड़ रहे हैं to get a new function h and this new function h is also continuous। ये है असल में पेसिंग लेमा का मेन आइडिया। अब जो चीज आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये जो यहाँ ये हो रहा है, आप दो फंक्शंस को इन अ वे जोड़ रहे हैं टू गेट अनदर फंक्शन, अनदर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को आप जोड़ रहे हैं टू गेट अनदर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है असल में मेन आइडिया ना बेसिक लेमा में, ठीक है? बिकॉज दिस x square can be seen as if it is f of x and this x to the power 4 can be seen as if it is g power x। So let me state this basic lemma for you। मैं चाहूंगा फिर आप ना वहाँ और इसमें ये जो एग्जांपल हमने यहाँ ली और जो बेसिक लेवल का स्टेटमेंट मैं जो लिखने जा रहा हूँ, यू फाइंड पैरेलल्स, आप कनेक्शंस देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपके लिए ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेसिक लेवल। तो बेसिकली ये जो आइडिया है ना यहाँ पर कि आप दो फंक्शंस को ग्लू कर सकते हैं, बट यहाँ एक कुछ कंडीशंस है, मतलब जैसे कि ये मतलब जो मैंने आपसे कहा था ना, जीरो इज द कॉमन पॉइंट ऑफ देयर डोमेन्स एंड और वहां जीरो पर ये दो फंक्शंस अग्री कर रहे हैं। Actually, it is this thing which allows us to glue these two functions without losing continuity। ये है वो चीज जो आपको इस चीज की परमिशन देती है कि आप इन दो फंक्शंस को ना जोड़ सकते हैं विदाउट लूजिंग कंटिन्यूटी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हम कंटिन्यूटी खोना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव बेसिक लेमा स्टेट करने से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। Let's consider this scenario. Let's suppose you have a function f from suppose -1 to 0 into r, और suppose इसका जो रूल है वो मान लीजिए ये है f of x is same function x square। g में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। Let's suppose you have another function g from 0 to 1 into r, and let's suppose the rule of this g is this, which g is given by this। x to the power 4 plus 1, थोड़ी सी बस चेंज कर रहा हूँ मैं जी में।
This is true for all x's in 0. Now individually अगर आप इन functions को देखेंगे, these two functions they are continuous functions. f and g they are continuous. ठीक। अब मैं एक यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप आंसर मुझे देंगे। Can I do this? Can I define hx like this? Can I define hx as fx if x comes from -1 to 0 and gx if x comes from 0 to 1? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम होगी? इस f को देखिए, g को देखिए और फिर मुझे बताइए क्या ऐसे किया जा सकता है? नो सर। क्या प्रॉब्लम होगी? सर अगर f ऑफ x निकालेंगे तो वो 0 आएगा, अगर g ऑफ x निकालेंगे तो 1 आएगा। हाँ, तो बाय ये दैट मीन्स कि यहाँ एम्बिग्यूटी है, आपको यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज h एट 0, है ना? तो आप एक मैसेज दे रहे हैं कि एज इफ दिस h इज मल्टी वैल्यूड। 0 पर इसके दो वैल्यूज है, इट कैन बी 0 एज, अगर f को देखेंगे, अगर इसे देखेंगे इट इज 0, अगर इसे देखेंगे इट इज 1। सो ये परमिसिबल नहीं है अगर आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। रियल एनालिसिस में एटलीस्ट ये परमिसिबल नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम को आप, अगर मैं आपसे कहूँगा नाउ सजेस्ट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आपने ठीक तरह से आइडेंटिफाई करी कि इस तरह से अगर आप करेंगे you'll get a problem। अगर मैं आपसे पूछूंगा what is the solution or what is the remedy to this problem, क्या आप में से कोई सजेस्ट कर सकता है solution और a remedy to this problem? g of x -1। अरे नहीं, g को फंक्शन को कहाँ चेंज कर सकते हैं आप? फंक्शंस तो ये आपके फंक्शंस आ गए, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। हमारी कोशिश थी कि वी वांट टू जॉइन दीज टू। पे डिफाइन करेंगे। हाँ, हम सर क्या इनको करेंगे, दो में से एक प्लेसेस पर हम 0 को बाहर रखेंगे, या यहाँ या यहाँ, ठीक है ना? लेट्स सपोज हम यहाँ इसको बाहर रखेंगे 0 को। अब हम इसको ऐसे करेंगे and x belongs to open 0, ठीक है? अब वो जो प्रॉब्लम अभी आपको दिख रही थी इसमें, वो आप प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। So it's a function. This h now is a function. H is a well-defined function. Is a well-defined is a function. When I say it's a function, it means well-defined because functions are well-defined. So h is a function. ठीक है ना? So it is a function. Now मेरा एक और question है आपसे. Is this h continuous? है ये continuous h? इसका ग्राफ कैसा आएगा अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे? From -1 to 0 it is f which is x square, so it will be x square means what? 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट कंटिन्यूस एट 0। अब मुझे ग्राफ, तो अगर आपने पहले ही आइडेंटिफाई किया ना, तो मुझे अब इस ग्राफ की जरूरत नहीं है। सो इट इज अ फंक्शन बट इट इज नॉट कंटिन्यूस, बट h is not continuous on the interval, ये पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस नहीं है -1 to 1, because there is a point in this interval namely 0। 0 पर आपका h जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज जो h की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एट 0 दैट वुड बी 0, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी एट 0 दैट वुड बी व्हाट? अगर आप इसे देखेंगे, लिमिट x goes to 0 minus hx, दिस विल बी, अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से f है तो मीनस वहां से ये
0 होगा एंड लिमिट x goes to 0 plus hx, this would be 1. Limits left hand limit, right hand limit, they are not same, so limit does not exist, तो function continuity का तो सवाल ही नहीं है, तो h is not continuous on this. तो क्या सीख रहे हैं आप यहाँ से? Though you can join these two functions f and g, but you lose continuity. यही मैं आपसे कह रहा था. We want to join the functions but without losing continuity. और उसके लिए ये essential है. The two functions must agree on the common points of the domain, of their domains rather. ये सारी चीजों का ख्याल हमें स्पेसिंग लेमा में रखेंगे. ये आप देखिए, बेसिकली ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैथमेटिकल आइडियाज है ना, इन्हीं की ये जनरलाइजेशन होगी बेसिक लेमा. तब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज है ये आप एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग्स में भी कर सकते हैं, और इसको वैलिडेट करने के लिए हम ये रिजल्ट एस्टैब्लिश करेंगे, जिसे हम बेसिक लेमा कहते हैं. अब उसका स्टेटमेंट पहले नोट करिए. लेट x star and x1 star 1 be two topological spaces. ठीक है, फुल स्टॉप. Suppose A, B are two non-empty closed subsets of X. So they are non-empty and they are closed. ये ओपन भी हो सकता है, मगर ये है कि अगर बेसिकली अगर आप A ओपन ले रहे हैं तो B को भी ओपन होना है, अगर A क्लोज्ड ले रहा है तो B को भी क्लोज्ड होना चाहिए. मतलब दे आर इधर बोथ ओपन और बोथ क्लोज्ड. ठीक है, ये मैं बाय द वे आपको ये बता रहा हूँ. मतलब बेसिक लेमा इज आल्सो ट्रू इवन इफ these A and B are both open. तो X with ये कोई ऑर्डिनरी सबसेट नहीं है, इनमें ये कंडीशन है या ये रिक्वायरमेंट है. देयर यूनियन A यूनियन B, इट मस्ट बी X. In fact, आप यहाँ लिखेंगे are non-empty closed subsets of X and they are closed in the topological space X star with this thing A union B as X. Full stop. Now if F from A with star sub A, देखिए आप जो A है आपका, it is what? It is non-empty. It's a subset of X. X पर एक topology है, so that topology will induce a topology on A, the subspace topology. मैं यहाँ वही ले रहा हूँ, A with its subspace topology, which it gets from this parent space topology. ठीक, तो मैं ये topological space यहाँ ले रहा हूँ. A underlying set is A and topology is the topology which this star creates or gives rise on A. So it's going to be a function from this into this topological space x1 down. If F from this to this and G from B with star sub B into x1 down, this and this are continuous functions, then अब गेस कर सकते हैं अब क्या होना चाहिए कंक्लूजन इसका बेसिक लेमा का.
जैसे वहां ऊपर अभी आप देख रहे थे ना f और g, then using this f using f and g we created another function, यहाँ भी वही होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब क्या ये गेस कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए अब? then h from x star into x1 1, ओ सॉरी मेरे ख्याल से मैंने एक चीज स्किप करी यहाँ, और कंटिन्यूअस फंक्शंस देन से पहले मुझे एक चीज देखनी चाहिए थी, मैं वो भूल गया। कंटिन्यूअस फंक्शंस विद, तो ना ऊपर आपने देखा वो डोमेन्स के जो कॉमन पॉइंट्स है वहां ये दोनों फंक्शंस अग्री करने चाहिए। सो विद f of x equal g of x for all x's in a intersection b, अगर ऐसा है then h from x star into x1 1 defined by this row defined by h of x, ये भी ना वैसे ही पीस वाइज मैनर में डिफाइन होगा। h of x will be f of x if x comes from a, and it will be g of x if x comes from b। और चूंकि डोमेन के सॉरी a और b का के जो कॉमन पॉइंट्स है वहां f और g अग्री करता है, तो यहाँ कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी, and this actually allows you to join these functions f and g without compromising on the continuity, और वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। then h from this to this defined by this is a continuous function। ये है बेसिक लेमा। ठीक है, let's prove this first। proof, अब कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश करने के लिए आपने पता है क्या क्या करना है आपको या तो दिखाना होगा कि इट पुल्स दिस एच, इट पुल्स ओपन सेट्स बैक टू ओपन सेट्स, या आप दिखा सकते हैं इट पुल्स क्लोज्ड सेट्स बैक टू क्लोज्ड सेट्स, बस दे आर बोथ इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको दिखाया है। कंटिन्यूटी को हम बहुत सारे तरीकों से कैप्चर कर सकते हैं। वी कैन कैप्चर कंटिन्यूटी यूजिंग ओपन सेट्स, वी कैन कैप्चर कंटिन्यूटी यूजिंग क्लोज्ड सेट्स, वी कैन कैप्चर कंटिन्यूटी यूजिंग क्लोजर्स, वी कैन कैप्चर कंटिन्यूटी यूजिंग नेट्स। हमारे पास बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। यहाँ हम प्रेफर करेंगे जो इसकी फॉर्मुलेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सेट्स वो हम यहाँ ले रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, I'll take C and C will be closed in the codomain space of H। What is the codomain space of H? It is x1 1। Let C, capital C, be closed in x1 1। ठीक, let's close it। Then अब ये आप ध्यान से देखेंगे, the inverse image function associated with H evaluated at C। और जहन में आपने रखना है कि what is this by the way, ये जरूरी नहीं है यहाँ इसको मतलब इतना by definition it's going to be those x is where in x such that h of x belongs to C। अब आप देखिएगा मैं इसके साथ क्या करूंगा यहाँ पे। क्लियरली दिस इज अ सबसेट ऑफ x, यही चीज हम पहले यूटिलाइज करेंगे। So it can be written as, since it's a subset of x, it can be written as h raised minus 1 C
मैं इसको h इनवर्स कहने से परहेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ h raised minus 1 because it's not h inverse, it is the inverse image function associated with h. It's actually a set function. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, intersected with x because it's a subset of x, so this intersected with x will be the subset itself. ठीक, this and this they are same. This is further equal. अब x जो है वो ऊपर आपने देखा हमारी जो बेसिक लेमा की जो assumptions है, वहां हमारी एक assumption है कि A union B is x. So I can write this x as A union B. तो यहाँ फिर ये आएगा h raised minus 1 c intersected with A union B. इसके बाद आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए इस इंटरसेक्शन को with the union. So it will be h raised minus 1 intersected with c. Sorry, h raised minus 1 c intersected with A. Then union inverse image function associated with h evaluated at c intersected with B. ठीक है या नहीं? तो ये होगा। अब इसे देखिए आप और मुझे बताइए ये क्या होगा। h raised minus 1 c आप यहाँ से देख रहे हैं, इसमें आपने लेना है वो पॉइंट्स ऑफ x whose image is where in C. Those points of x whose image is in C, whose h image is in C. बट यहाँ आप इसके साथ इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं विद A, तो क्या होगा फिर ये? पहले तो इसमें आएंगे पॉइंट्स ऑफ x, बट द मोमेंट यू टेक इंटरसेक्शन विद A, तो बस अब खाली A के पॉइंट, बिकॉज आपको लेने हैं ना कॉमन पॉइंट्स। बाय द वे आपने ये जहन में रखना है कि दैट A एंड B they are both subsets of x, they are closed in x star and their union is x. ठीक है, तो दिस इज h raised minus 1 c, बट वहां नीचे जो हमारा प्रूफ है वहां आपने इसका लेना है इंटरसेक्शन विद a एंड इंटरसेक्शन विद b, सो देयरफॉर इट विल बी दिस, इट विल बी, क्योंकि दिस इज इंटरसेक्शन विद a, तो अब आपने बस a के पॉइंट्स को देखना है, सो यू हैव टू focus only on points of a, so it will be those points of a such that h of x belongs to c, and similarly what will be this, बीच में यूनियन है तो यूनियन ऐसे, what will be this, it will be x in B such that hx. those points in B such that h of x belongs to C. ठीक, बट अब ऊपर h की डेफिनेशन में जाइए, अगर आप A में है, if x is in A, h of x किसके बराबर है? अगर आप A में है h is f, अगर B में है h is g, तो आप ये इंफॉर्मेशन नीचे यूटिलाइज करें, so it will be what, it will be those x is in A such that, क्योंकि x is in A, so h of x will be actually f of x. F of x belongs to C. And this will be what? This will be those x is in B such that x is in B, so h will be G. H of x belongs to C. Now can you write this and this using the notion of, or using the inverse image function notation? What will be this? मैं आपसे कह रहा हूं ये जो है, this is actually, कोई गैस कर सकता है क्या ये? F inverse. It is the inverse image function associated with f evaluated at C. ठीक, and what will be this? Inverse image function associated with G evaluated at C. अब f और g के बारे में क्या जानते हैं आप? They are continuous. They are continuous. They are continuous as functions
acting between these topological spaces. So f is continuous from this topological space into this topological space. So it will pull closed sets in this topological space back to closed sets in this topological space. Same is the case with G. G will pull closed sets in this topological space back to closed sets in this topological space. Now जो C है जो हम नीचे जिस प्रूफ में हम जो C इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस topological space से आ रहा है और वो closed है. So that means जो नीचे आप देख रहे हैं ये दोनों जो आप यहाँ देख रहे हैं they will be what? Full stop. अब हम यही लिखेंगे. Observe that. इसे आप कोई लेबल दीजिएगा. Let's label it by star. फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे. Observe that the sets appearing in the union in the right hand side of स्टार जो स्टार का राइट हैंड साइड है इनफैक्ट जो इसका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है वहां जो सेट्स आप देख रहे हैं विच अपीयर इन द यूनियन दे आर क्लोज्ड इन ये किस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज्ड है X. नहीं it will be closed in the topological space A with dar sub A. Similarly, this will be closed in topological space B with dar sub A. They are closed in A with dar sub A and B with dar sub B respectively. और इसका रीजन क्या है इसका रीजन है कंटिन्यूटी ऑफ F and G. यह इसका रीजन ठीक है दे आर क्लोज्ड and consequently अब यहाँ ऑब्जर्व दैट की जगह सिंस ये भी लिख सकते हैं सिंस F and G आर कंटिन्यूअस इट फॉलोज द सेट्स ठीक है अगर आप ये रीजन वही इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं बेहतर वही होगा अगर वैसे लिखेंगे और कॉन्सिक्वेंटली now they are subspace closed so by principle of inheritance क्या होगा बताइए मुझे inverse image function associated with F evaluated at C this will be what this will be A intersected with some F1 और यहाँ लिखेंगे where F1 is what is मैं principle of inheritance इस्तेमाल कर रहा हूँ where F1 is closed in X star ठीक and तो दूसरा आप वहाँ देख रहे हैं D raised minus 1 C will be B because it's closed in this topological space. So it will be B intersected with F2 where F2 is closed in topological space X. यहाँ भी आप ये दोनों ना क्लब करके लिख सकते हैं where F1 F2 are closed in X. ठीक है therefore अब वापस स्टार पर जाइए आप स्टार का LHS आप देखिए व्हाट इज दैट इट इज H raised minus 1 C so this will be equal राइट हैंड साइड को देखिए स्टार के वहाँ ये यूनियन है और ये जो सेट्स आप देख रहे हैं कि दे आर इक्वल टू दिस मतलब इसकी जगह आप ये ले सकते हैं इसकी जगह ये और इसकी जगह ये तो क्या मिलेगा
this will be A intersected with F1, then union B intersected with F2, comma, which is closer in extra. एक मिनट इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे. इसको यहाँ ऐसे करिएगा, फुल स्टॉप, फिर ऐसे लिखेंगे 10. This is closer in extra. ये देख सकते हैं आप कैसे, how is it closer in extra? इसका रीजन एक तो यहाँ छुपा है, आपको पता है दिस F1 F2 जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से मिले, दे आर क्लोजर इन एक्स्ट्रा, और A और B जो है दे आर आल्सो क्लोजर इन एक्स्ट्रा. A एंड B दे आर अभी तक हमने ये क्लोजरनेस का इस्तेमाल नहीं किया था. अब देखिए ये क्लोजरनेस कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आप इसको आप लिख रहे हैं ना ऐसे. अब इस अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज intersection of two closed sets because A is closed by our assumption and F1 is closed using by the principle of inheritance, and intersection of two closed sets is closed, so therefore this is closed. Same is the case with this set, this is also closed, and we know that finite union of closed sets is closed, so therefore this whole thing is closed, so that means this is closed in extra, so that means H pulls closed sets back to closed sets, so it's a continuous function. Hence H from x star into x1 table is a continuous function. दैट मीन जो आपने यहाँ ये किया था ना, ये इन दो कंक्रीट फंक्शन जो आपने यहाँ ग्लू किया था and created a new continuous function, ये चीज आप abstract settings में भी कर सकते हैं under these conditions. इन conditions के तहत रहते हुए ये चीज आप achieve कर सकते हैं. You can glue two continuous functions to create another continuous function on the whole space. ठीक है, तो this is pasting lemma. अब इसके बाद हम जो है हम वापस जो हम कर रहे थे, हमारे कॉम्पैक्टनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, वापस वही जाएंगे, और उसमें आपको पता होगा कि हमने यहाँ तक चीज़ें जो है एस्टैब्लिश करी थी हीन बोरल थ्योरम तक. हालांकि प्रूफ इसका भी रह रहा है, बट वहाँ तक हमने ना ये सारी चीज़ें देख ली थी. हमने पहले देखा था कि इन केस ऑफ होस्ट ऑफ स्पेसेस जो कॉम्पैक्टनेस है, इट मीन्स closedness, right? So therefore in metric spaces also compactness means closedness. In metric spaces compactness also means totally boundedness. Totally boundedness means boundedness, so that means in a metric space a compact set is both closed as well as bounded. So for metric spaces जो compactness है, it implies closedness plus boundedness. और मैंने आपको ये कहा था जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स implication in general is not true.
Closedness plus boundedness in general does not imply compactness. However, in case of R with usual metric, in fact, in the case of Rn with with its standard usual metric, which is actually comes from the norm on Rn. Closedness plus boundedness also implies compactness. But in the case of this, closed plus bounded means compactness. And that is actually the Heine Borel theorem. अब आपका जो सिलेबस है वहाँ आपने ये Heine Borel theorem को एस्टैब्लिश करना है for R. आपको वही आप दिखाऊंगा. मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा a closed and bounded subset of R is compact. But ये फिर से अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो है reverse implication. In general, this is not true. In general, ये सही नहीं है. हाँ, यहाँ इस R के केस में ये सही है, and that is the Heine Borel theorem. अब इसे आप लिखें. Heine Borel theorem. Statement इसका ये है, every closed and bounded subset in R with the usual metric is compact. So, let's prove this. Let capital A be a closed and bounded subset of R in the setting this R with usual metric. So, we will show that this A is compact in R with usual metric. Stop. To do so, comma, we consider cases. Cases. Take case 1. Case 1 will be the most natural choice for this A. A is closed and bounded. So the simplest of all the choices for A is what? मैंने तब भी आपसे ये कहा था, what will be the simplest case? And A is when it's a closed and bounded interval. When A is a closed and bounded interval, say this A, इसके बाद हमने क्या किया था? Let fancy f equal O sub alpha, where alpha varies over indexing set capital lambda. Let this be an open covering for T in the space R with usual metric.
इसके बाद डिफाइन कैपिटल जी एज, कैसे हमने इसको डिफाइन किया याद है आपको? कैपिटल जी इज गोइंग टू बी सेट ऑफ ऑल दोज एक्सेस इन closed AB such that the closed interval a to x has a finite subcurve in fancy F, in the open curve in fancy F. This is G. So clearly this G is a non-empty. क्यों है ये non-empty? Is a non-empty. क्यों है non-empty बताइए? X इसमें उसे बिलोंग करेगा। क्या है? X गलत कह रहा है A point because A belongs to G. Because A to X for X equal to A will be A to A. A to A is a singleton set, and singleton set has a finite subcurve because singletons are compact. So it's non-empty. Reason here because A belongs to G. It's non-empty and bounded subset of R. Bounded क्यों है ये? Because every G point is actually a A to B point, closed interval A B point. Because our points here है ना A B से, so it's non-empty and bounded. और non-empty bounded subsets में क्या होता है R में? by completeness section इनका GLB भी होता है और ऐसे sets का जो non-empty and bounded इनका GLB भी होता है और LU भी supremum भी होता है। अब GLB यहाँ interesting नहीं है because हमें already पता है कि that what is going to be the GLB for this G? अगर मैं आपसे पूछूं what is the GLB of G? A है ना, because A is there तो A ही होगा इसका GLB. तो GLB is not interesting, हमारे लिए interesting होगा LUB. हम उसी को टारगेट करेंगे. And therefore by the completeness axiom we can find alpha in sorry not alpha क्योंकि alpha हम यहाँ indexing के लिए यूज कर रहे हैं ना तो हमें कुछ और लेना होगा. We can find say lambda in R such that lambda is equal to the what? To the supremum of G. मेरा यहाँ एक claim है. We claim that this lambda, ये मेरा claim है कि this lambda is equal to B. For otherwise अगर ऐसा नहीं है, for otherwise अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? lambda is less than B. ये greater than B क्यों नहीं हो सकता? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ basically.
B is upper bound. B is upper bound for G, तो लैम्डा जो है वो B से बड़ा नहीं हो सकता. लैम्डा है ना सुप्रीमम, मीन्स द लीस्ट ऑफ अपर बाउंड्स. सो इट इज ईदर इक्वल और लेस देन B. अब अगर इक्वल नहीं है, अगर ये क्लेम सही नहीं है हमारा, तो इट मस्ट बी लेस देन B. सो दैट मीन्स फिर ये होगा, फॉर अदरवाइज इफ A is लेस देन और इक्वल टू लैम्डा. A क्यों होगा लैम्डा से छोटा, या लैम्डा जो है वो A से छोटा क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है बिकॉज A बिलोंग्स टू G एंड लैम्डा जो है इट इज सुप्रीमम ऑफ G. ठीक है, तो अगर ये नहीं है, इफ दिस इज नॉट ट्रू, इफ लैम्डा इज नॉट B, तो फिर ये होगा. फॉर अदरवाइज, इफ नहीं, फॉर अदरवाइज देन यहाँ लिखिएगा एक मिनट, क्लेम दैट दिस इज इक्वल टू दिस. हम इसको इफ ही सही है, हम इसको अब एक्चुअली ये क्लेम हम एस्टैब्लिश करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन. फॉर अदरवाइज इफ द क्लेम इज नॉट ट्रू, तो फिर ये होगा, ये विल बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एंड लैम्डा विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन B. अगर ये है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड. हम यहाँ बहुत सारी चीजें अब कर सकते हैं. वी कैन फाइंड अब यहाँ मैं दो चीजें कर सकता हूँ. या तो मैं ये सारा का सारा जो यहाँ होगा उसे लिखूंगा कंपैक्टली, या थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे. अगर इलेबोरेट करके लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे. मेरे ख्याल से इलेबोरेट करके लिखेंगे. तो वी कैन फाइंड इन द फर्स्ट प्लेस. अब देखिए ये आप कह रहा है कि A is less or equal to lambda, lambda is less than B, so that means lambda जो है it belongs to closed AB, right? और closed AB जो है it is A, capital A, and this fancy F, it's a covering for A, it's an open cover for A, so that means closed AB, it will be contained in the union of members of, मतलब ये होगा, ये आप साइड में नोट करके रखिएगा. A comma B जो है this will be contained in union alpha varying over the indexing set capital lambda O sub alpha, because fancy F is an open cover for AB. तो ये होगा. Now lambda belongs to closed AB. This is always true. Lambda is always in closed AB. It is irrespective. It is true irrespective of our claim. मतलब जो claim थी ना नीचे, that lambda is B. Basically आपने अभी देखा, चूंकि A is in G, lambda is the supremum of G, so therefore A will be less than or equal to lambda. ठीक, और चूंकि B is an upper bound for G, so that means lambda cannot exceed B because it is least upper bound. So lambda has to be less than or equal to B. So lambda is always in AB. ठीक है ना? So if it is in AB and AB is contained in the union, so that means what? That means we can find or there exists alpha naught in capital lambda such that little lambda belongs to O sub alpha naught. ठीक है, तो ये होगा. Now what are these sets? ये कोई ordinary sets नहीं है, they are open sets. अगर ये open है तो फिर क्या हो सकता है? Now you can find an epsilon positive such that the open sphere centered at lambda. Now you are in R with the usual metric, और यहाँ आपको पता है जो open spheres है they are open intervals. So that means आपको ये मिलेगा lambda minus epsilon, lambda plus epsilon. This will be contained in O sub alpha naught. ठीक, अब यहाँ देखिए आप, there will be an epsilon positive. इसे आप अग्री करते हैं ना, एक epsilon होगा. अब अगर आप इस epsilon को shrink करेंगे, if you make this epsilon smaller and smaller, क्या ये inclusion पर कोई फर्क पड़ेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप इस एप्सिलॉन की जगह कोई छोटा एप्सिलॉन लेंगे, इस एप्सिलॉन से छोटा एप्सिलॉन लेंगे, और उस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग
जो ओपन इंटरवल आपको यहाँ मिलेगा, लेट्स सपोज यू टेक एप्सिलॉन 1 which is positive and less than epsilon. अब इस epsilon 1 के corresponding जो open interval आपको मिलेगा, that will be actually this lambda minus epsilon 1, lambda plus That will epsilon be 1. contained in this. That will be contained in this, and this is contained in O sub alpha naught, so this is also contained in O sub alpha. So means we can shrink this epsilon. ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसको तब तक श्रिंक कर सकते हैं या तब तक श्रिंक करिए, क्योंकि श्रिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रिड्यूस दिस एप्सिलॉन, और हम इसको तब तक श्रिंक करेंगे जब तक, देखिए वी वेंट अगेंस्ट द क्लेम, वी वेंट अगेंस्ट द क्लेम मीन्स अब जो लैम्डा है इट इज लेस देन बी, क्लेम थी लैम्डा इज इक्वल टू बी, ठीक, और चूंकि लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो अगर लैम्डा इक्वल बी नहीं है तो इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ठीक है ना। तो पिक्चर ये आएगी लैम्डा बी, लैम्डा विल बी टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ये जो है ना लैम्डा प्लस एप्सिलॉन, ये लैम्डा प्लस एप्सिलॉन यहाँ, ये तो क्लियर है कि इट विल बी टू द राइट ऑफ लैम्डा, बट बी के लिहाज से इसकी जो पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल यहाँ पर आपका ओवर दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब ना इसकी पोजीशन आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो हमें पता है कि ये लैम्डा के राइट में होगा, लैम्डा प्लस एप्सिलॉन, बट विद रिस्पेक्ट टू बी इसकी पोजीशन आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते क्योंकि ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू श्रिंक दिस एप्सिलॉन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि इट इज परमिसिबल, यू कैन रिड्यूस दिस एप्सिलॉन, so if you shrink this epsilon, you can ensure that lambda plus epsilon remains less than b. इससे आप अग्री करते हैं? अगर मान लीजिए इनिशियली ये है lambda plus epsilon, ये है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस epsilon को आप छोटा करिए, और तब तक छोटा करिए जब तक ये lambda plus epsilon b से नीचे चला जाता है। This can be done. इनफैक्ट इसके लिए ना आप वो मिनिमम आर्गुमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This is always possible, so I can, और मैं यही चीज नीचे आप देखने जा रहा हूँ। So we can find alpha naught in the indexing set capital lambda and epsilon positive such that what दो चीजें होंगी, एक तो ये lambda minus epsilon, lambda plus epsilon, this will be contained in O sub alpha naught, and और दूसरी चीज क्या होगी, lambda plus epsilon will be less than b। ये किया जा सकता है, इसे आप रखेंगे कलेक्टिवली, इन दोनों को आप रखेंगे स्टार। अगर आपने लेबलिंग मेरे ख्याल से नहीं करी, इसमें कोई लेबलिंग अभी यूज हमने, तो हाँ आप स्टार ऐसे रख सकते हैं, दिस विल बी स्टार। ये आया समझ कैसे? रीजन मैंने आपको यहाँ बताया, एप्सिलॉन तो होगा बिकॉज O sub alpha naught is an open set and lambda belongs to this O sub alpha naught। अब क्वेश्चन है क्या वो एप्सिलॉन इतना छोटा होगा कि दैट लैम्डा प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन बी? मैं आपसे कह रहा हूँ अगर नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं लेस देन बी, यू कैन श्रिंक एप्सिलॉन, बिकॉज श्रिंकिंग में कोई मसला नहीं है, आप इसको तब तक नीचे कर सकते हैं जब तक ना ये आप अचीव नहीं करेंगे। तो दिस कैन ऑलवेज बी डन, अगर नहीं है तो आप इसे यू कैन एंश्योर दैट दिस थिंग हैपेंस। तो ये मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। नाउ सिंस, अब एक और चीज आप देखिए, सिंस लैम्डा माइनस एप्सिलॉन जो है इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन लैम्डा, है या नहीं? इसका रीजन ये है बिकॉज एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, तो अगर आप लैम्डा से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल रिड्यूस, और लैम्डा फाइनाइट क्वांटिटी है ना तो इट मस्ट रिड्यूस, तो ये होगा। सो दिस इज लेस देन दिस, इट फॉलोज। अब मुझे यहाँ से आप बताइए क्या मिलेगा हमें? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जी, और ये इससे छोटा है, तो ये मीन्स अब अपर बाउंड नहीं हो सकता जी का। लैम्डा माइनस एप्सिलॉन जी का अपर बाउंड, बिकॉज ये जी के लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है,
जी का जो सबसे छोटा अपर बाउंड है ये उससे भी छोटा है, तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। अपर बाउंड नहीं है तो मीन जी में एक एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा होगा। मैं वही यहाँ लिख रहा हूँ। इट फॉलोज वी कैन फाइंड some x in G such that lambda minus epsilon is less than x। मतलब lambda minus epsilon ये G का अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, अब x कहाँ से आ रहा है, वो G से आ रहा है। अब G पर अब जाइए वापस। G में आने के लिए क्वालिफायर क्या है? G में आने के लिए क्वालिफायर है क्या? A to x has a finite subcover in fancy f। अब नीचे आप मान रहे हैं कि that x comes from G, so that means A to x for that x जो अभी नीचे हम लिख रहे थे, A to x for that x has a finite subcover in fancy f, means ये होगा। Therefore एक मिनट सॉरी, इसी के साथ लिखिएगा इसको, नेक्स्ट सेंटेंस नहीं, इसको ये फुल स्टॉप यहाँ करिए, फिर ऐसे लिखिए एंड therefore we can find, क्योंकि x is in G so means A to x will have a finite subcover, तो एक finite subcover होगा, उसी को मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ। We can find alpha 1, alpha 2, so on up to alpha k in capital lambda such that what? Such that A to x, this will be contained in where? Union I runs from 1 to k O sub alpha sub I, ठीक, because A to x has a finite cover subcover in fancy f, तो फिर ये होगा फुल स्टॉप। अब यहाँ पर आप क्या करिए, अब आप जो स्टार है, स्टार का इस्तेमाल आप करिए। Using star, one can easily see स्टार ये है, इसको आप बेसिकली आप यहाँ यूज करना चाहता है स्टार को। स्टार एक मिनट ऐसे करिए, इसको रखिए आप डबल स्टार, फिर ऐसे लिखिए यूजिंग स्टार विद डबल स्टार, वन कैन इजीली सी दैट। अब गैस कर सकते हैं क्या होगा, या आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली। ये जो इंफॉर्मेशन है ना स्टार और डबल स्टार है ना, इन्हीं को आपने इस इंफॉर्मेशन को आपने बेसिकली असेंबल करना है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ना ये you should come up with an answer to this. Suppose this is A, suppose this is lambda, ठीक है ना। Basically I should not care about this। एक मिनट, let's forget this A प्रॉब्लम करेगा, तो let's forget this A, but let's take lambda minus epsilon। Suppose this is lambda, suppose this is lambda plus epsilon
और यहाँ हमारा b है, चूंकि हमारी जो हमने जो अरेंजमेंट्स करके रखी ना उसके हिसाब से लैम्डा प्लस एप्सिलॉन इज गोइंग टू बी लेस देन, ठीक है। यहाँ तक तो ये होगा। x कहाँ पर है वो देखिए आप, x कम्स फ्रॉम g, ठीक। तो ये लैम्डा से बड़ा नहीं हो सकता बिकॉज लैम्डा जो है वो g का सुप्रीमम है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जो x है वो बड़ा है किससे, लैम्डा माइनस एप्सिलॉन से। तो x की पोजीशन कहाँ होगी, वो लैम्डा माइनस एप्सिलॉन और लैम्डा के बीच में होगा, बट इट इज बिगर देन लैम्डा माइनस एप्सिलॉन। तो सपोज दिस इज x, ठीक है। अब टू x जो है, क्योंकि आप यहाँ की देख रहे हैं ना नीचे, a टू x ये जो सेट से कवर कर रहे हैं, o सब अल्फा I as I runs from 1 to k, up to x जो कवरिंग है इट इज डन बाय these o sub alpha i's where I runs from 1 to k, मतलब up to x the covering is done by up to x, a से लेकर x तक जो कवरिंग है वो हो रही है by this covering is done by o sub alpha 1 o sub alpha 2 so on o sub alpha k। यूनियन लेके ओ सब अल्फा नॉट। हाँ एग्जैक्टली यही होगा। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना यूजिंग डबल स्टार। डबल स्टार आपने इस्तेमाल किया कि मतलब आप देख रहे हैं कि अप टू एक्स कवरिंग इज डन बाय दीज ओ सब अल्फा 1 ओ सब अल्फा 2 ओ सब अल्फा 3। अब आप स्टार का इस्तेमाल करिए। स्टार में आप कह रहे हैं कि दैट लैम्डा माइनस एप्सिलॉन से लेकर लैम्डा प्लस एप्सिलॉन तक जो कवरिंग है इट कैन बी डन बाय ओ सब अल्फा नॉट अलोन। ओ सब अल्फा नॉट अकेला इस पोर्शन को कवर कर सकता है। सो मीन्स व्हाट, मीन्स फिर लैम्डा माइनस एप्सिलॉन मीन्स दिस तो लैम्डा प्लस एप्सिलॉन मतलब यहाँ तक कवरिंग हो रही है। मुझे शायद ये किसी और कलर में ड्रा करता हूँ, सॉरी, ये जो ग्रीन पोर्शन की जो कवरिंग है ना ये हो रही है बाय ओ सब अल्फा नॉट, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अप टू लैम्डा प्लस एप्सिलॉन द कवरिंग इज डन बाय दीज टुगेदर विद दिस। चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। We can easily see that up to lambda plus epsilon, huh? So means a to lambda plus epsilon. This is contained in where? Contained in union. बताइए कहाँ से कहाँ तक? I runs from जीरो 0 to k o sub alpha I, ठीक। ठीक है आदत, therefore अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट लैम्डा प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जी। इट बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी में आने के लिए क्या क्वालिफायर है, लैम्डा प्लस एप्सिलॉन हैज टू बी बिटवीन ए एंड बी एंड ए टू लैम्डा प्लस एप्सिलॉन should be covered or you should be able to cover a to lambda plus epsilon using a finite subcover, और वो हो रहा है यहाँ पर, so it belongs to G। बट क्या ये पॉसिबल है? What is lambda? नो सर बिकॉज़ लैम्डा It is the supremum, so lambda से बड़ा G में कोई नहीं हो सकता, so means ये पॉसिबल नहीं है, it's a contradiction। Therefore lambda belongs to G, which contradicts the fact that lambda is equal supremum of G। तो अगर contradiction आई, it means what? It means our claim must be true। Thus
because if you go against the claim, you'll get a contradiction. हमने वही कोशिश करी थी. We went against the claim and we got a contradiction. So, ऐसे लिखिए आप. This establishes our claim that lambda is equal to b. So lambda is equal to b has been established. ठीक है. अब जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनेंगे आप. दिस इज एसेंशियल टू दिस प्रूफ. तो लैम्डा इज बी, ये एस्टैब्लिश हो गया. अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ इस्तेमाल करी थी ना, टू शो दैट लैम्डा इज एक्चुअली बी, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप फिर से रिपीट करेंगे विद लैम्डा एज बी, तो आपको पता है क्या मिलेगा. अगर यही आर्ग्यूमेंट्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, अगर आप इन्हीं को वापस रिपीट करेंगे विद लैम्डा एज बी, चूंकि ये अब एस्टैब्लिश हो गया है दैट लैम्डा इज बी. तशक्कास मेरी बात समझ. आपने यही आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करना है, बट लैम्डा की जगह बी रखना है, which is permissible because we have already established that lambda is b. तो क्या मिलेगा आपको? आपको यही मिलेगा. और यहाँ लैम्डा की जगह क्या होगा? मिलेगा A is compact. आपको यहाँ लैम्डा की जगह b होगा. So that means आपको basically ये मिलेगा. A to b plus epsilon is contained in a finite union, is contained in union I runs from 0 to k O sub alpha I. ठीक है ना? But this, it contains A to b, because this is b plus epsilon, so it contains A to b. So A to b is also contained in a finite union. So that means what? That means B belongs to G and therefore AB is compact. मैं वही यहाँ लिखने जा रहा हूँ. The above arguments also show also also show that this B, it must be or it has to be in G. ठीक? So B is in G means what? Stop. Therefore, now B is in G, और G में होने का मतलब क्या है? You'll be able to find a finite subcover. X का G में होने का मतलब है कि A to X has a finite subcover. अब आप कह रहे हैं कि B is in G, so that means A to B has a finite subcover. Therefore, A to B has what? Has a finite subcover in fancy F. Fancy F हमने ऐसे ही एक ओपन कवरिंग ली थी A B की, और आप देख रहे हैं कि इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. So that means what? That means A to B is compact. Fancy F is an means arbitrary. Consequently,
A comma B is what? Is compact in R with usual metric. This proves the theorem in this case. So case 1 is done. Case 1 हो गया. Now we'll go to case 2. Case 2 क्या होगा अब? Case 2 will be the general case. ठीक है? आप आइए कहाँ? Case 2 पर. Case 2. This is going to be the general case. अब बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटजी यहाँ होगी, हम जनरल केस को रिड्यूस करेंगे टू दिस सिंपलर केस, जैसा कि मैथमेटिक्स में हम अक्सर करते हैं. मतलब हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सिचुएशन. यहाँ भी हम वही करेंगे. विल रिड्यूस दिस जनरल केस इन सम वे, किसी न किसी तरीके से हम इसको इस सिंपलर केस में रिड्यूस कर देंगे. अब जनरल केस के लिए क्या होगा? ए विल बी सिंपली क्लोज्ड एंड बाउंडेड. पहले हम इसकी बाउंडेडनेस का इस्तेमाल करेंगे. बाउंडेड मीन्स इट हैज लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड, है या नहीं? तो देखिए पहले इसको हम कैसे अब इस्तेमाल कर सकते हैं. Since capital A is bounded, we can find इसका लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा. So we can find two numbers. We can find little m comma capital M in capital R or in reals such that little m is less than or equal to x and x is less than or equal to less than or equal to capital M, and this will be true for all x's in A. तो मैं ये लिखता हूँ, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ लिटिल m is lower bound for A and capital M is upper bound for A, और ये होगा because A is bounded. Full stop. That is, अब जब आप ये कहते हैं little m is less than or equal little x and little x is less than or equal to capital M, it means this. It means, and chunki this is true for all x's in A, so it means A. चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, what will be the relationship between A and this m comma capital M? हाँ, exactly, it will be contained in this. That is, A is contained in this. Full stop. Now, by case 1. Case 1 में आपने क्या देखा? Closed intervals are compact. Closed and bounded intervals are compact. This is a closed and bounded interval, so that means it is compact. By case 1, little m comma capital M being a closed and bounded interval is compact. Full stop. Therefore, A के बारे में हमें क्या फर्दर चीज पता है? यहाँ हमने जनरल केस में अभी A की बाउंडेडनेस को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन A में कुछ और भी है. A is also आप जैसे सो रहे हो,
A is also closed. क्लोजडनेस अभी इस्तेमाल हमने नहीं करी, अब हम क्लोजडनेस का इस्तेमाल करेंगे। Therefore A is नहीं, इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ। अब केस 1 दिस बीइंग द कंपैक्ट, इसी के साथ आप लिखिए ऐसे, इस तरह से, एंड therefore A being closed in दिस कॉम्पैक्ट, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट है, लिटिल m कैपिटल M, being closed in this must be, मुझे बता सकते हैं आप क्या होना चाहिए? must be, ये मैंने आपको दिखाया है, compact, a closed subset of a compact set is compact, so it must be compact. तो जनरल केस में भी ये सही है। और इसका रीजन ये है बिकॉज a closed subset of a compact set is itself compact. कॉम्पैक्ट सेट्स के अंदर जो भी क्लोज्ड सेट्स होते हैं वो खुद कॉम्पैक्ट होता है, सो देयरफॉर वी आर डन, दिस इज द हीन बॉरेल थ्योरम। और इसका सबसे ना मेरे ख्याल से मतलब इसके मैंने कम से कम इसके 3 प्रूफ्स देखे हैं, और मेरे ख्याल से सबसे मतलब सबसे बेहतरीन प्रूफ ये है मेरे ओपिनियन में। बेसिकली काम यहाँ केस 1 में होता है, ये जो आप यहाँ इंटरवल के लिए दिखाते हैं ना, असल में बस यही है, क्योंकि केस जनरल केस को आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से, तो केस 1 और फिर केस 1 आप इस्तेमाल करेंगे और फिर आप ये एक और रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, that closed subset of a compact set is compact. Basically closed sets in a compact space are compact. अब यहाँ अगर आप यहाँ वो सब स्पेस या रिलेटिव टोपोलॉजीज देखेंगे तो ये खुद ब खुद आएगा कि that A is compact. ठीक है, सो दिस इज हीन बोरेल थ्योरम। अब इसके बाद हम जो अपना जो अटेंशन है वो एक और चीज की तरफ ले जाएंगे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ sequential compactness and the Bolzao Weierstrass property BWP. We will first record two definitions, अब दो definitions record करिए। पहली definition में आप ये record करेंगे sequentially compact metric spaces. Sequentially compact metric spaces. Sequential compactness क्या होती है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। A metric space is said to be sequentially compact. ऐसे लिखेंगे आप metric space XD, सिंबल थोड़ी देर के बाद हमारे काम में आएगा। Is said to be sequentially compact
इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, इफ एंड ओनली इफ every sequence in XD has a convergent subsequence. ये है requirement for a metric space to be sequentially compact. Oh sorry, क्या लिख रहा हूँ, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे लिखना था sequentially compact, मैंने खाली sequentially लिखा है, इसको यहाँ ठीक करेगा, it's said to be sequentially compact if and only if every sequence in XD has a convergent subsequence. ठीक है? Now let me ask you a question. अब इसे देखिए, is R with usual metric, अगर आप इस metric space को देखेंगे, is this sequentially compact? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए. Yes, sir. The answer to this is no. तो लेकिन सब सीक्वेंसेस हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं ना. हाँ, सब सीक्वेंसेस आपने डेफिनेशन पहले देखी sequential compactness की. Sequential compactness की डेफिनेशन है कि every sequence in XD must possess a means कम से कम एक subsequence होनी चाहिए which converges. Every sequence must have a convergent subsequence. Now if you consider this sequence in R, 1, 2, 3, 4, so on. क्या इसकी कोई convergent sequence subsequence आप extract कर सकते हैं? Can you extract a subsequence from this sequence which converges in R with usual metric? है इसकी कोई convergent subsequence? नो सर. नहीं है. तो that is the reason answer is no. This is not sequentially compact. So this R with usual metric is not sequentially compact. और इसका reason ही है because this sequence has no convergent subsequences in this metric space. So it's not sequentially compact. अब इसे देखिए, you consider this. ये आप लीजिए next example में. You can first consider this interval. Close open at 0, close it at 1. This together with the restriction of the usual metric. इसे आप देखिए. अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, is this metric space sequentially compact? क्या लगता है आपको? है sequentially compact है?
The answer again is no. अब मुझे ये जस्टिफाई करना है कि why the answer is no. इसके लिए आप इसे देखिए. Because constant sequence 1. अरे नहीं, constant sequence तो खुद कन्वर्ज करेगी तो. Because the sequence 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on. Does not have any convergent subsequence. Convergent subsequence in the metric space 0, 1, open at 0, close at 1 with user metric. है ना? Because ये जो है ना ये sequence ये converge कहाँ करती है? अगर आप इसको देखेंगे ना इस metric space में R with usual metric ये कहाँ converge करती है? It goes to 0. 0 is not in this space. ठीक? और हमें ये भी पता if a sequence converges then every subsequence of that sequence also converges and the limits of those subsequences will all be actually equal to the limit of the sequence. जो sequence की limit होगी वही होगी subsequential limit. तो अगर इसकी आप कोई subsequence लेते हैं इसकी उसमें भी क्या होगा that will converge to 0 but 0 is not here. तो इस space के अंदर इसकी convergent subsequence नहीं हो सकती. So it is not convergent subsequence. अब अगर आप यहाँ थोड़ा ना केयरफुली देखेंगे दोनों एग्जाम्पल्स में हमारा आंसर था नो एंड इन बोथ द एग्जाम्पल्स आई वाज एबल टू क्रिएट काउंटर एग्जाम्पल्स तभी तो आंसर नो को हमने जस्टिफाई किया ना वी क्रिएटेड काउंटर एग्जाम्पल्स. अब यहाँ जो काउंटर एग्जाम्पल है कौन सी चीज थी यहाँ पर जिसने मुझे इस तरह की काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने की परमिशन दी? कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने यहाँ एक्सप्लॉइट करी व्हाइल क्रिएटिंग दिस काउंटर एग्जाम्पल? It is एग्जाम्पल. अगर आप इसे कहेंगे एग्जाम्पल 1 और नीचे वाले को अगर आप कहेंगे एग्जाम्पल 2 दोनों मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल्स दी to justify that they are not sequentially compact. अब काउंट एग्जाम्पल 1 में मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया to create this counter example? I used the unboundedness of the underlying set of the space. That means यहाँ क्या था underlying set? R. So I used the unboundedness of R. Example 2 में आप देखिए यहाँ भी मैंने आपको एक example दी of a sequence having no convergent subsequences. यहाँ मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया? मैं आपसे कह रहा हूँ कि that this sequence cannot have any convergent subsequence in this. कौन सी चीज का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ basically? Actually, I am using the fact that this underlying set is not open. Actually, it is this not openness और ऊपर वाली example में it is this unboundedness. ये है वो चीज है जिनको मैंने exploit किया और ये counter examples create करी. Not open and unbounded. So you should expect if the underlying set in this type of in these situations where you are dealing with actually essentially subspaces of R with usual metric, you should suspect that as if the underlying set is closed and bounded, then every sequence must have a convergent subsequence, and indeed it is true. मतलब अगर आप ये लेते हैं if
A contained in R, B नॉन एम्पटी, ये होगी आपकी एग्जाम्पल 3। अब A contained in R, B non empty, close it and bound it. Then चूंकि ये नॉन एम्पटी है, so you can speak about this A with the restriction of the usual metric on R to A, and therefore you'll get a metric space. और ये जो metric space है, this will be sequentially compact. ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे होगी ये सीक्वेंशियली कंपैक्ट। मतलब अगर आप इसमें कोई सीक्वेंस लेंगे, उस सीक्वेंस की कम से कम एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस होगी। आप पहले बाउंडेडनेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ कोई सीक्वेंस लेते हैं A with this, चूंकि A is bounded, so means the sequence will be bounded. And we know that by Bolzao Weierstrass theorem for sequences, every bounded sequence has a what? Has a not limit, has a limit point. तो अगर आप यहाँ कोई सीक्वेंस लेंगे ना इसमें, चूंकि ये बाउंडेड है, वो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी, तो मीन्स दैट सीक्वेंस विल हैव अ लिमिट पॉइंट। वो जो लिमिट पॉइंट है वो ए से बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ए से बाहर? बिकॉज ए इज क्लोजर। वो लिमिट पॉइंट जो है ना सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस का, वो बेसिकली अगर आप इसकी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है ना, बेसिकली वो ए का क्लोजर पॉइंट होगा, और ए इज क्लोजर, सो दैट मीन्स वो असल में ए का पॉइंट होगा। ठीक है ना? And therefore you can find a subsequence of that sequence which converges to that limit point, because limit points are actually subsequential limits. और यहाँ convergence होगी और इसी स्पेस में होगी। Why? Because वो जो limit point है वो A का member होगा, because A is closer. So that is the reason this is sequentially compact. तो यहाँ ना आप अब यहाँ देख रहे हैं कि that if ऊपर आपने जो काउंटर एग्जाम्पल्स देखी ना, उसमें जो वो दो एग्जाम्पल जो आपने देखी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऑफ स्पेसेस व्हिच वे आर नॉट सीक्वेंशियली कंपैक्ट, वहां या तो हमने बाउंडेडनेस कंप्रोमाइज करी थी या क्लोजरनेस। बट अगर ये दोनों चीजें आप लेते हैं, you take a set which is closed as well as bounded, the set if it is non-empty it will give rise to a sequentially compact metric space. और हीन बोरेल थ्योरम हमें कहती है कि दैट क्लोज्ड बाउंड सेट्स आर कंपैक्ट। सो एक्चुअली आप यहाँ ये भी कह सकते हैं फिर कि कंपैक्ट सेट्स इन आर दे लीड टू सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेसेस। तो यहाँ से हम ना सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दैट एज इफ देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस एंड कंपैक्टनेस, and this is true actually for metric spaces sequential compactness and compactness they are same। और यही है हमारा अपना पर्पस, हमारा मेन गोल अब यही होगा। मैं आपको दिखाऊंगा as far as metric spaces are concerned, sequential compactness is equivalent to compactness। मतलब sequential compactness and compactness they are equivalent, मैं आपको यही दिखाऊंगा। But this is true only for metric spaces। metric spaces के लिए sequential compactness and compactness they are same। अब compactness जो है ना, compactness की हमारे पास दो formulations है फिलहाल के लिए। We have a formulation for compactness in terms of open coverings, and we also have a formulation for compactness in terms of closed sets, जो हमने FIP finite intersection property की मदद से हासिल किया था। ठीक है ना? So कुल मिला के compactness की हमारे पास दो formulations है।
one in terms of open sets and another in terms of closed sets. अब अगर ये है if they are equivalent for metric spaces, जैसा कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि that they are indeed equivalent, तो फिर आपको एक और फॉर्मुलेशन मिलेगी फॉर कंपैक्टनेस, बिकॉज जो सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस है इट इज कैप्चर्ड इन टर्म्स ऑफ sequential compactness is captured in terms of what? आपको देखना भी नहीं आता. It is captured in terms of sequences. So that means you'll get a third formulation for compactness for metric spaces, and that formulation will be in terms of sequences. So means we can capture compactness in metric spaces using sequences also. ये है असल में ना मेन आइडिया या मेन वो मोटिवेशन. ये सारा करने की ये असल में मोटिवेशन यही है कि दैट वी वांट टू अचीव अ कंपैक्टनेस फॉर्मुलेशन और कंपैक्टनेस क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस. हम सीक्वेंसेस से इस कंपैक्टनेस को कैप्चर करना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ मेट्रिक स्पेसेस इट कैन बी डन. मैं आपको यही दिखाऊंगा. सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस इज सेम एज. ठीक. अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 3 पर आप वापस आइए. आपने जब यहाँ डिसाइड किया ना कि दैट दिस इज सीक्वेंशियली कंपैक्ट, आपने किस चीज का इस्तेमाल किया? आपने यूज किया था बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस. और अगर आपको पता होगा बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस इज प्रूव्ड यूजिंग व्हाट? Bolzano Weierstrass theorem for sets. इट इज प्रूव्ड यूजिंग दिस बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स. ठीक. अब अगर आप यही चीजें एक्सटेंड करना चाहते हैं टू जनरल स्पेसेस, टू एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस, तो आपको पहले वहां ये जो बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स है इसका कोई ना कोई एनालॉग चाहिए आपको फॉर एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस. तब जाके ना आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं. हमारा मेन टारगेट अब ये होगा. हम दिखाएंगे कि दैट सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस इज सेम एज कंपैक्टनेस फॉर मेट्रिक स्पेसेस. दे आर सेम, दे आर इक्विवेलेंट. बट इसके लिए, इसको करने के लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ हथियार, कुछ मैथमेटिकल मशीनरी पहले क्रिएट करनी होगी. और पहली चीज यही होगी, it will actually in a way will be an analog for not an analog, actually it will be an arrangement. एक अरेंजमेंट होगी जिसके तहत हम ये बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स को बाईपास कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड करिए. एक मिनट. अब हेडिंग में आप लिखिएगा बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. मैं आपको ये बता रहा हूँ व्हाट इज दिस बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. इट्स एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस. और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ डेफिनेशन में. अ मेट्रिक स्पेस xt is said to have this बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है BWP. So whenever I write BWP, आपको समझना है कि that I am speaking about बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी. We see a metric space has BWP if and only if. The requirement है वो ये है, every infinite
subset if and only if every infinite subset of X has a limit point in xt. ये है requirement for a metric space to have BWP, Bolzano Weierstrass property. ये requirement ये है every infinite subset of X must possess a limit point in xt. अगर ये हो रहा है then this space is said to have BWP, is said to have Bolzano Weierstrass property. कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूंगा, हम देखेंगे. R with usual metric, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? No, sir. It doesn't possess BWP, so it does not possess Bolzano Weierstrass property. आप बता सकते हैं क्यों? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसमें? Bolzano, हाँ exactly. But if you take A as, because if A be the set of natural numbers, then A is infinite, is an infinite subset of R having no limit points. And setting R with usual metric. इस setting में n का कोई limit point नहीं हो सकता. That means you have an infinite set having no limit points, which is again is what is required for a metric space to have this BWP. BWP के लिए requirement है कि every infinite subset of X must have a limit point. अब यहाँ एक infinite subset है जिसका कोई भी limit point नहीं है, so that means इसमें BWP नहीं है. एक मिनट मैं इसमें चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ. What about this? अगर आप ये metric space देते हैं, इसका underlying set ये है 0 1, open at 0, close it at 1, together with the restriction of usual metric. इसमें है BWP या नहीं? Does or does not? बताइए. It does not possess BWP. इसमें भी नहीं है. Because अगर आप A ये लेते हैं, if you take A as 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on. This A is infinite subset of this, because if A be this, then A is an infinite subset of the underlying set here, which is 0 1.
और इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है इन दिस 0 1 with usual metric having no limit points. In space 0 1 with usual metric है या नहीं? Because a का जो limit point है ना in R that is 0. 0 is not present here, so it has no limit points. ठीक है? So it has no limit points in this space. So it does not possess BWP. तीसरे एग्जाम्पल में आप ये लीजिए. Example 3. If A B non-empty, जैसे ना ऊपर हमने किया था example 3 में, non-empty, close it and bound it. Subset of R, then A is non-empty, so you can speak about A together with the restriction of the usual metric on R to A. You can speak about this. Then this. What about this? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? अगर A में कोई B लेते हैं आप, B contained in A such that B is infinite, या B is an infinite set. तो इस A के अंदर मैं B ले रहा हूँ और मान रहा हूँ कि B is what? It's an infinite set. A के बारे में आप यहाँ जानते हैं कि that it is what? It is bounded. So B will be what? It will be infinite plus bounded. अब यहाँ कौन सी चीज यहाँ काम में आएगी आपके? Bolzao Weierstrass theorem for sets. वो आपको गारंटी देगी कि that B has a limit point. और वो limit point A में भी होगा. क्यों होगा A में? Because A is closer. ठीक है ना? So that means every infinite subset of A has a limit point in this setting. So that means this space has BWP. BWP आप ये याद रखेंगे, मतलब it actually allows you to bypass Bolzano Weierstrass theorem for sets. अगर आपने उसको bypass करना है ना, क्योंकि abstract settings में तो वो आपके पास available यहाँ नहीं है, तो यहाँ आप उसकी जगह BWP का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए मैंने आपसे कहा it's an arrangement for Bolzano Weierstrass theorem for sets. उसको आप बाईपास कर सकते हैं यूजिंग BWP. और आपने कोई एक चीज ना यहाँ ना यू शुड सस्पेक्ट समथिंग हियर. अगर आप देखेंगे वही 3 एग्जांपल जो मैंने यहाँ सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस के टाइम ली थे ना, वही 3 एग्जांपल्स मैं नीचे भी ले रहा हूँ BWP केस में भी, और ऑलमोस्ट वही हो रहा है. देखिए सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस के केस में इस एग्जांपल में ये जो मैट्रिक स्पेस आपने ली, इसमें आपने देखा दिस इज नॉट सीक्वेंशियली कंपैक्ट, और नीचे आप देख रहे हैं कि इट डज नॉट पोजेस BWP. दूसरी एग्जांपल जो थी आपकी वो ये थी 0 1 open 0 close it at 1. आपने देखा दिस इज नॉट sequentially compact because the answer here is no. और नीचे आप देख रहे हैं कि it does not possess BWP. और एग्जांपल 3 में भी आपने वही देखा, ऊपर आपने लिया था A नॉन एम्प्टी क्लोज इट बाउंडेड, ऊपर आपने देखा इट इज sequentially compact, और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि इट हैज BWP. तो क्या आप यहाँ से गेस करने चाहिए? यहाँ से कोई गेस आप कर सकते हैं? यहाँ से एक वाइल्ड गेस लगाइए आप. क्या? फिर से बताइए. एक्चुअली दे आर इक्विवेलेंट, और मैं ये पहले एस्टैब्लिश करूंगा. We will establish this using a theorem. मतलब for metric spaces sequential compactness is same as BWP. So इसे आप रिकॉर्ड करिए.
a metric space XD is sequentially compact if and only if, ठीक तरह से लिखिए आप, sequentially compact if and only if and only if XD has Bolzao Weierstrass property. It is sequentially compact, then it has BWP. If it has BWP, it must be sequentially compact. That means they are equivalent actually. तो वो जो रियल एनालिसिस की जो वो दो थियरम्स आपने देखी है ना, वहां बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स, बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस, इन द लाइट ऑफ दिस थ्योरम आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट दोस टू थ्योरम्स? मैथमेटिकली वो असल में एक ही चीज है, वो दो डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं है। तो उनके पीछे जो वो मैथमेटिक्स है ना वो सेम है, वो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये थ्योरम आपको वो भी बता रही है। Because sequential compactness is same as BWP. BWP मैंने आपसे कहा ना, it is arrangement for Bolzano-Weierstrass theorem for sets. और sequential compactness in a way is actually the Bolzano-Weierstrass theorem for sequences. They are actually equivalent mathematically. इनके पीछे जो mathematics है वो same है। चलिए हम इसको पहले जल्दी से प्रूव कर लेते हैं, फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll assume XD is a sequentially compact space. Let XD be a sequentially compact space. And A be an infinite subset of X. Since A is an infinite set, we can, ये possible है, we can extract a sequence of distinct terms say this xn n running from 1 to infinity from A। कर सकते हैं आप या नहीं? ये infinite set है, means you have an infinite collection of infinite collection of points at your disposal, और उसी collection से, उसी infinite collection से आपने एक sequence create करनी है, but ये ध्यान में रखना है कि that the sequence must possess distinct terms, मतलब all the terms of the sequence must be distinct. It can be done because you have an infinite set at your disposal, ठीक है ना? अगर आपके बैंक अकाउंट में infinite, मतलब अगर you have an, ये कहना भी पहले ना, ये मैथमेटिकली सही नहीं है। मतलब अगर आपके पास ना एक खजाना है जिसका कोई ये जो कभी खत्म नहीं होगा, तो आप हर दिन एक नई ड्रेस पहन सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। A is an infinite set, so you can extract a sequence of distinct terms from A, ठीक? बट A कहाँ रह रहा है?
A is a subset of X. So any sequence of A, or any sequence in A, that means any sequence whose terms are points of A, are actually is actually a sequence in X. ठीक, और जो ये स्पेस है X इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, तो फिर क्या होगा? और एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज कर A is contained in X, ठीक, तो ये अब आप इसके बाद इस्तेमाल करेंगे. This will be a sequence in A actually, but A is contained in X, so therefore it will be a sequence in X. X with metric D is sequentially compact, so that means इसकी कम से कम एक convergent subsequence होगी. Also, since XT is sequentially compact, we can find X in X such that X is the limit of some convergent subsequence of xn. ठीक है ना? xn की एक convergent subsequence होगी, और अगर convergent subsequence है, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, is a limit of some convergent subsequence, it's not subset, convergent subsequence of xn and so on to infinity. ठीक है, तो ये भी हो सकता है because xt is a sequentially compact space, तो ये भी होगा. You can find an x. अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए आप यहाँ कह रहे हैं कि that x is what? X is limit of some convergent subsequence of this sequence. ठीक, इस सीक्वेंस में क्या प्रॉपर्टी है? इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है कि that it has distinct terms. ठीक है ना? तो that means जो सब सीक्वेंस होगी उसकी भी क्या होंगी? उसमें भी होंगी ना फिर distinct terms. ठीक, तो दिस सब सीक्वेंस जिसकी यहाँ बात हो रही है ना, ये सब सीक्वेंस मुझे लिखना था यार. X is the limit of some convergent subsequence of this. अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? ये जो सीक्वेंस है इसकी डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो इसकी जो सब सीक्वेंसेस होंगी उनमें भी डिस्टिंक्ट टर्म्स ही होंगी. तो ये जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस की आप यहाँ बात कर रहे हैं उसकी भी क्या होंगी? डिस्टिंक्ट टर्म्स. और ये क्या कन्वर्ज कहाँ कर रही है? ये सब सीक्वेंस इट कन्वर्जेस टू x. So that means there are infinite number of, you can actually find an infinite collection because ये जो सीक्वेंस है xn ये असल में a से आ रही है. सब सीक्वेंस तो अगर आप इसकी लेंगे वो भी a से ही आएगी. So means there is a sequence of distinct terms in A which converges to X, है या नहीं? This sequence is in A, तो इसकी subsequence भी A में ही होगी. So it means you can find a sequence of distinct terms in A which converges to X.
Thus we can find a sequence of distinct terms in A which converges to X. और ये जो सीक्वेंस असल में कौन सी सीक्वेंस होगी? असल में ये सब सीक्वेंस होगी. Consequently, if we can find a sequence of distinct terms in A which converges to X, तो X क्या होना चाहिए फिर? Must be a limit point of A. Consequently, because there is a sequence of distinct terms. ये जो है ना, ये distinct terms होना ही imply. In fact, ये मैंने आपको दिखाया. A point is a limit point of A if and only if we can find a sequence of distinct terms in A which converges to X. तो यहाँ वो हो रहा है. You are able to find a sequence of distinct terms in A which converges to X. तो फिर ये होगा. Consequently, X is a limit point of. अब ऊपर आप देखिए हमने क्या किया था. हमने A क्या लिया था? A was assumed to be an infinite subset of X. और नीचे आप देख रहे हैं कि X is a limit point of A. So that means अगर आपसे समराइज करेंगे ना, देखिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया था. We assumed that A is an infinite subset. फिर हमने देखा we can find X in X such that X is a limit point of A. Means A has a limit point in capital X. So that means XD is XD has BWP because A is an arbitrarily chosen infinite subset. Now, N means an arbitrarily chosen. Stop. Hence, XD has BWP, Bolzao Weierstrass property. ठीक? Conversely, assume XD has BWP. क्योंकि है ना, this if and only if theorem. आपने दोनों पार्ट्स को सेटल करना है. Sequential compactness implies BWP. वो हो गया. अब हमने रिवर्स में जाना है. हमें दिखाना है BWP implies sequential compactness. So मैं वही कर रहा हूँ. Assuming that XD has BWP. And Xn, n running from 1 to infinity, be a sequence in X full stop. Let, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. Let A be equal Xn such that n varies over the set of natural numbers. क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर? कोई बता सकता है आप में से? What is this A actually? It is the range set of the sequence Xn. जो सीक्वेंस हम यहाँ ले रहे हैं ना, इसी का रेंज सेटअप ले रहे हैं. A, उसको हम A से एड्रेस कर रहे हैं. अब यहाँ दो केसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है. या तो ये A फाइनाइट सेट होगा या इनफिनिट सेट होगा. If A is a finite set, अगर ये फाइनाइट सेट है तो फिर क्या होगा?
then इसमें इन्फॉर्मेशन में टर्म्स होंगे सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं exactly, so you can capture, अगर वो वही repeated terms को आप देखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को इग्नोर करेंगे, आपको क्या मिलेगी फिर? आपको एक कांस्टेंट सब सीक्वेंस मिलेगी, है या नहीं? Then यस xn and running from 1 to infinity has a constant, और constant सब sequences जो है वो convergent भी होती है, because every constant sequence is convergent, has a constant and therefore a convergent subsequence. So actually it is a trivial case. अगर ये finite है a, if it is a finite set, then xn has a constant and therefore a convergent subsequence. क्योंकि अगर constant है तो means एक convergent भी होगी, वही असल में convergent भी होगी, ठीक है? तो ये हो गया. तो in this case xn has a convergent subsequence, but this is when a is a finite set. अब हमने दूसरी possibility को analyze करना है. On the other hand, if a is an infinite set, अब क्या होगा जरा मुझे बताइए. बाउंडेड अगर है तो बोल्ज़ानो वेयरस्ट्रास नहीं, now our assumption will kick in. यहाँ कहाँ बाउंडेड वो Bolzano Weierstrass theorem आप ढूंढ रहे हैं, वो रियल लाइन पे है. यू आर इन एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग्स. यही तो मैं आपसे कह रहा था ना, ये आपको BWP उसे बाईपास कर, उससे आप BWP एक्चुअली अलाउज यू टू बाईपास Bolzano Weierstrass theorem फॉर सेट्स. और यहाँ आप देख रहे हैं our assumption will kick in. हमने assume क्या किया है, XD has BWP, और BWP होने का मतलब क्या होता है? एवरी इन्फिनिट सीक्वेंस फिर से गलत कह रहे एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ एक्स हैज अ लिमिट हो. एवरी इन्फिनिट. अब अगर A इन्फिनिट है तो फिर क्या होगा? इसका लिमिट पॉइंट होगा. लिमिट पॉइंट On the other hand, if A is an infinite set, then by our assumption, it follows by our assumption that XD has BWP, it follows A has a limit point. Say X has a limit point. Say X in capital X. ठीक है? बट ये जो A है यहाँ पर, ये कोई ऑर्डिनरी सेट नहीं है. It is actually the range set of Xn. अब ये आपने ना ये इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करिए अपने जहन में. This little x is what? It's a limit point of A. A is what? A is the range set of the sequence. अगर आप कहते हैं x is limit point of A, means x के around क्या होगी? Accumulation होगी of A points. But A points are basically the terms of the sequence. So means there are certain terms in the sequence which are accumulating at x. अब और उन्हीं terms को अगर आप extract करेंगे from the sequence, respecting their order in which they appear in the sequence, you'll get a subsequence which converges to x. इसी के साथ लिखिएगा and therefore, चलिए ऐसे लिखिएगा, since A is the range set of
sequence xn and running from 1 to infinity, it then follows that we can extract a subsequence from xn and running from 1 to infinity, which converges to x. ठीक है ना? फिर से मैं कह रहा हूँ, this x is a limit point of a, so means a points की accumulation होगी at x. ठीक, बट a पॉइंट जो है एक्चुअली बिकॉज a इज द रेंज सेट, तो वो असल में सीक्वेंस की टर्म्स होंगी, तो मीन्स कुछ टर्म्स है इस सीक्वेंस में, मतलब इस सीक्वेंस की देयर आर सर्टेन टर्म्स इन द सीक्वेंस व्हिच आर accumulating at x. आप उन्हीं टर्म्स को देखेंगे बस, और वो उनकी तादाद इन्फिनिट होगी बिकॉज इट्स अ लिमिट पॉइंट, और यू आर इन अ मेट्रिक स्पेसेस, आप मेट्रिक स्पेस में, और यहाँ आपको पता है कि every neighborhood of a limit point of a set, say A, contains infinitely many members of that set A. तो इसलिए बेसिकली यहाँ आपको ना you can extract a subsequence, ये है, अगर एक can easily do this. ठीक है ना? तो ये किया जा सकता है. उसको खुद को कन्विंस करने के लिए आपने बस, इनफैक्ट आप उसको अगर डिटेल में, बट ये फिर थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाएगा और मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता हूँ, बट दिस इज कन्विंसिंग. आप ये ना खुद समझ सकते हैं कि कैसे होगा यहाँ पर वो ये सब सीक्वेंस कैसे एक्सट्रैक्ट होगी. x is a limit point of a is the range set, and बस यही चाहिए एक्चुअली. So you can extract a subsequence which converges to x. ठीक है, तो ये होता है. और बाय द वे अगर आप देखना, मतलब अगर ना यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स है, अगर हालांकि हम वो डिटेल में ये नहीं दिखा रहा है कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट, वो प्रोसीजर आपको यहाँ उसका स्केच आपको नहीं दे रहा हूँ. हाँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आपको पता है क्या करना है, आपको देखना है द प्रूफ ऑफ द बोल्ज़ाओ वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस. वहां भी आप यही करते हैं, उसका प्रूफ, उसके प्रूफ में वो जिस तरह से वो सब सीक्वेंस क्रिएट होती है ना, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही वो सब सीक्वेंस क्रिएट होती. ठीक है, हाँ, वो उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आप देख सकते हैं वो सब सीक्वेंस कैसे क्रिएट होगी. मैं सिंपली लिख रहा हूँ वी कैन एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो ये हो गया BWP एंड सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस, दे आर इक्विवेलेंट. ठीक है, अब बस एक छोटा सा रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं. ये एक और रिजल्ट आप नोट करिए. बेसिकली मैं ये रिजल्ट को इस टाइम में अकोमोडेट करना चाहता था, इसलिए मैंने वो वहाँ डिटेल्स आपको ज़्यादा नहीं दी. But this is straightforward. X is a limit point of A is a range set, so you can extract a subsequence which converts to X. मैं आपको ना यहाँ ये रख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा. शो अब ये थ्योरम आप इसके बाद रिकॉर्ड करिए. Every compact metric space has BWP. अब हम इसे प्रूव करेंगे. पहले प्रूफ.
आप क्या करिए, let XD be a compact metric space and A contained in X, B and means arbitrary, be an infinite subset of X. So we claim that, this is my claim, we claim that A has a limit point, has a means कम से कम एक, has a limit point in X. This is my claim that it has a limit point in X. अब अगर ऐसा नहीं है, for otherwise for each X in X, लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी दो फॉर्मुलेशंस हैं। एक फॉर्मुलेशन ये है, X is a limit point of A if and only if every neighborhood of this X intersects A in a point other than X. That means every neighborhood of X must contain a point of A other than X. ये है requirement for a point to be a limit point. अब यहाँ आप क्या assume कर रहे हैं? You are going against the claim. Claim is A has a limit point. If you go against the claim, it means then A has no limit points in X. है ना, claim है कि A has a limit point. कम से कम एक limit point है. Now, if this is not the case, तो फिर क्या होगा? It will have no limit points in X. So if you pick any X in X, it won't be a limit point. It won't be a limit point means ये नहीं हो सकता फिर. Means you will be able to find a neighborhood of X, means an open set containing X, which intersects A at the most at this X. Limit point होने की requirement है कि it should contain a point of A other than X. नहीं होने का मतलब है कि there will be at least one neighborhood of X whose intersection with A is either empty or contains only X. वही मैं यहाँ लिखूंगा. But otherwise, for each X in X, we can find an open set O sub X in the metric space XD, but in this setting such that A intersected with O sub X, this will be contained in singleton X. This will be contained in singleton X means it's a subset of singleton X. Singleton X के कितने subsets हैं? इसके दो ही subsets हैं, या तो singleton X itself या phi. So this intersection is either empty or it is singleton X. And means ये X पर limit point नहीं हो सकता. तो चूंकि limit point होने के लिए requirement है कि every neighborhood of X must intersect A in a point other than X. वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक? अगर ये limit point नहीं है तो ये होगा, necessarily होगा. Now let's draw a picture for this. ये हो गया, बस थोड़ा सा आपने पेशेंस से देखना है इसको. Suppose this is X, क्योंकि this is true for ये जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये this is true for each X in X. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. This is X, suppose this is X. अब इस X के corresponding यहाँ हमने देखा कि we can find an open set O sub X. So let's draw this O sub X. Let's draw this O sub X. Suppose this is O sub X.
दिस इज O sub x। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिटिल x पर। दिस इज ट्रू फॉर ईच x इन कैपिटल X। Now if I ask you to vary this little x over capital X, ये जो O sub x है ये भी वैरी होगा विद x, बिकॉज O sub x इज सॉरी, यहाँ एक चीज हमने लिखनी चाहिए थी। O sub x कोई ऑर्डिनरी ओपन सेट नहीं है, इट हैज टू बी अ नेबरहुड ऑफ x बेसिकली। वी कैन फाइंड अ नेबर ओपन सेट O sub x इन x3 सच दैट, तो ऐसे लिखिएगा, सच दैट, सच दैट के बाद ये एक चीज ना लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना इसको एज ओपन। अगर मैंने यहाँ लिखा होता वी कैन फाइंड अ नेबरहुड ऑफ x, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं खाली यहाँ लिख रहा हूँ ओपन। तो मुझे पहले इंश्योर करना है कि दैट इट इज गोइंग टू बी अ नेबरहुड ऑफ x, तो उसको हम ऐसे करेंगे x इन O sub x एंड ये आप करेंगे फॉर ईच x in capital X we can find an open set O sub x in xt such that x belongs to O sub x and A intersection with O sub x is contained in singleton x। ठीक है, ये होगा बिकॉज x won't be a limit point because you are going against the claim। x won't be a limit point means there will be a neighborhood, जिसके लिए ये होगा means there will be an open set O sub x जिसमें ये और ये होगा। अब फिर आइए, अब जो मैं आपसे कह रहा था, there is no restriction on little x। अब आप क्या करिए, you vary this little x over this capital X। अब little x के साथ ये O sub x भी वैरी होगा, और ये करने से क्या मिलेगा आपको, आप में से मुझे कोई बता सकता है? सर यूनियन अगर लेंगे O sub x का, फिर वो आएगा x के बराबर। एग्जैक्टली मीन्स ये कलेक्शन क्या होगी इन O sub x's की, फिर क्या ये क्या होगी, फिर इट विल बी, अब 90% आप सही आपने इसको कैप्चर किया, बस थोड़ा सा आपने इसको देखना है। अगर इनका यूनियन x है तो फिर देयर कलेक्शन बिकम्स अ कवरिंग, और ये ओपन सेट्स है, सो इट बिकम्स एन ओपन कवरिंग फॉर x। क्लियरली मैं वही लिख रहा हूँ, फैंसी f इक्वल O sub x as x varies over capital X। For each x in capital X, there is an open set O sub x। और if you vary this x, आपको एक collection मिलेगी in open sets की, and this collection will be an open cover for x as an open covering for x in xt, because the O sub x is here, they are open in xt, so therefore it will be an open covering of for x in xt। अब xd के बारे में क्या जानते हैं आप? आपको पता है कि इट्स अ compact space। x is a compact space means x is a compact set, तो फिर क्या होगा? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, सिंस xd is a compact space, we can find some finite collection, sub collection of fancy f। मैं वही लिख रहा हूँ, we can find O sub x sub 1, O sub x sub 2, क्योंकि इस फैंसी एफ के जो मेंबर्स है उनकी ये फॉर्म है, उनकी एक टिपिकल फॉर्म है फैंसी एफ मेंबर्स की, दे आर ऑफ दिस फॉर्म। वो जो फाइनाइट सब कलेक्शन है उसके भी मेंबर्स इसी फॉर्म के होंगे, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। सो ऑन O sub x sub k in fancy f such that
such that X is equal to union I runs from 1 to k O sub X sub I. ठीक है? Therefore, A, which can be written as A intersected with X, है या नहीं? Because A is a subset of X. Now X is this union, so this is further equal A intersected with the union. ठीक है? Now you'll distribute this intersection over this union, so therefore it will be union I runs from 1 to k A intersected with O sub X sub I. ठीक? Now what about this intersection? इसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये आपने ऊपर देखा है. For each x in for यहाँ देखिए आप. It is contained in singleton. आप यहाँ देख रहे हैं for each x in capital X, A intersected with O sub X is contained in singleton X. तो नीचे क्या होगा फिर? इसको आप अपनी रेफरेंस के लिए इसको आप रखिएगा स्टार. So what will happen to this? This will be contained in union. Union ऐसे ही रहेगा I runs from 1 to k. इसका क्या होगा? This intersection it will be contained in singleton. यहाँ x की जगह क्या है? xi. So it will be contained in singleton xi. और अगर इसको खोल के लिखेंगे आप, this is union I runs from 1 to k singleton xi. So what will be this set? This will be singleton x1 union singleton x2 so on union singleton xk. और वो जो union जब आप लेंगे तो आपको ये मिलेगा x1 x2 so on xk. राइट? तो क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं A is contained in this set. ठीक? और मैं आपसे कह रहा हूँ कॉमा, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना A is contained in this, मैं आपसे कह रहा हूँ this is a contradiction. Which is a contradiction. बताइए क्यों? Because A is infinite. Because A is an infinite set. It cannot be a subset of a finite set. ये जो set है it's a finite set. Which is a contradiction. Reason ये है because A जो है is an infinite set. ठीक? तो अगर आप ऊपर देखेंगे ना प्रूफ को आप, हमने क्या किया था? हमने बस एक जगह ये किया था, हमारा क्लेम ये था A has a limit point. We went against the claim. हमने देखा अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा? और आप नीचे देख रहे हैं कि अगर ये नहीं है you get a contradiction. तो अगर A का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है then you get a contradiction. You have a contradiction. So that means what? Because mathematics is assumed to be free of contradictions. So therefore what? क्या होगा फिर? There is at least one limit point of A has at least one limit point in X. Now A was an arbitrarily chosen infinite set है ना? Bn means it's an arbitrarily chosen infinite set. तो अगर इस A का limit point होगा, it means every infinite set in XD has a limit point, and that is what is required for a space to have BWP. So that means XD has BWP. Stop. Consequently, XD has BWP.
इट हैज BWP, ठीक, तो ये हो गया। एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हैज BWP, और ऊपर आपने देखा BWP इज इक्विवेलेंट टू sequential compactness. A metric space XD is sequentially compact if and only if it has BWP. आप ये सारी चीजों को फिलहाल असेंबल करिए एक जगह। अभी मैंने आपको दिखाया कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, ऐसे लिखिएगा, इसको रिकॉर्ड करिएंगे आप एज ए रिमार्क। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, XD इज कॉम्पैक्ट, अभी जो हमने थियरम करी इसमें हमने देखा अगर XD कॉम्पैक्ट है देन इट मींस XD हैज BWP, राइट। बट BWP हमें ऑलरेडी पता है कि दैट इट इज इक्विवेलेंट टू sequential compactness. So this means and is implied by sequential compactness. तो मैं इसको ऐसे लिखूं, this means and is implied by XD is sequentially compact, ठीक। So XD is compact means XD has BWP and XD has BWP means XD is sequentially compact. तो फिलहाल के लिए एक्चुअली हमें ये मिल रहा है, thus XD is compact, it implies XD is sequentially compact. तो compactness implies sequential compactness, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि sequential compactness also implies compactness, means the reverse implication is also true. So once we do that, it means the two things are actually equivalent. XD is compact if and only if it is sequentially compact. Now XD is compact means XD is sequentially compact, ये तो फिलहाल हो गया। अब जो वो रिवर्स इम्प्लीकेशन है उसके लिए हमने फर्दर मैथमेटिकल मशीनरी चाहिए, और वही वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबेक नंबर्स, लिबेक कवरिंग लेमा, वो हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, आप ये चीज देख लीजिए, और आपके जो CR है उनको कहिएगा मुझे फोन करने के लिए, ठीक है। उसमें अभी अब हमें एक और लेक्चर लगेगा, तो उसी में वो रिवर्स इम्प्लीकेशन के लिए हमें एक और लेक्चर चाहिए अभी, और वो आज ही होगा। टाइमिंग के लिए मैं आपकी CR को बताऊंगा वो कितने बजे होगा। फिलहाल आप अभी जा सकते हैं, तो लेकिन CR को कहिएगा कि मुझे फोन करने के लिए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? चलिए फिर ठीक है।